नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। थोड़ा तकलीफ की खबर है। पूरे छत्तीसगढ़ में शहरों में, गांव में जगह जगह कुत्ते लोगों को काट रहे हैं। आपको ध्यान होगा, हमने कुत्तों के लिए फिक्र करने वाली एक महिला का इंटरव्यू पिछले 1.5 साल में 2 बार यहाँ किया था इसी स्टूडियो में, जो लगातार कुत्तों को बचाने की कोशिश करती हैं। जिन कुत्तों को लोग पागल मान लेते हैं उनको भी पकड़ के ले जाकर रखती हैं। वो देखती हैं कि वो रेबीज़, जो कुत्तों में बीमारी रहती है जिसकी वजह से वो हिंसक हो जाते हैं, उनका अपने आप के ऊपर काबू नहीं रहता, तो रेबीज़ तो नहीं है कुत्ते, और उनका इलाज करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो अपनी जगह है कि राजधानी रायपुर में अभी 1 हफ्ते पहले 6 बरस के एक बच्चे को इस कदर काटा, सड़क के कुत्तों ने झुंड बनाकर उसके ऊपर हमला किया। जब एक ने काटना शुरू किया तो औरों ने भी काटा, बदन में जगह जगह जख्म हो गए। और मैं अखबारों में रिपोर्ट देख रहा हूँ तो एक मिस्त्री का बेटा है 6 साल का, उसके बदन पे 100 के करीब जख्म। 6 साल के बच्चे का बदन होता कितना बड़ा है। सिर की चमड़ी निकल गई, जगह जगह जख्म हो गए, अस्पताल में किसी तरह उसका इलाज चल रहा है। 6 बरस के बच्चे के बदन पर 100 जख्म। और ये अकेला केस नहीं है। रोज इस शहर राजधानी में 25 से ज़्यादा लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, अलग अलग 25 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग कुत्ते काट रहे हैं। क्या किया जाए इसका? जो म्युनिसिपल की क्षमता है कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करने की, वो बड़ी सीमित क्षमता है। और कुत्तों की पैदाइश जो है वो जैसे पतझड़ के बाद नई कोंपलें निकलती हैं पेड़ों पर, ऐसे मैं जिस जगह साइकिल चलाता हूँ रोज सवेरे, चारों तरफ पेड़ हैं। और पतझड़ का जो मौसम है जिसमें पत्ते गिरे रहते हैं जमीन पर, उसी मौसम में कुत्तों के बच्चे होते हैं। छोटे छोटे से बच्चे मेरे साइकिल के इर्द गिर्द भी आ जाते हैं। मुश्किल से रोकना पड़ता है, बचाना पड़ता है उनको, दाएं बाएं करके निकलता हूं मैं। अनगिनत बच्चे पैदा होते हैं कुत्तों के। एक एक बार में 4, 5, 6 बच्चे पैदा होते ही हैं। कोई मालिक नहीं है उनका, कोई घर नहीं है, वो सड़क पे रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं। जहां मैं रहता हूं उस कॉलोनी में भी सड़कें जो हैं बेघर गायों से भर गई हैं, अंतहीन सांडों से भर गई हैं। करीब 100 मीटर का ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसमें कोई एक सांड न दिखे। बड़े बड़े सांड हैं, बूढ़े होते चल रहे हैं। लेकिन चूंकि पशु कारोबार प्रतिबंधित है तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता, वो कॉलोनी में ही रह गए। हाईकोर्ट का कोई आदेश, म्युनिसिपल का कोई नियम न रिहायशी इलाकों से गायों को हटा पा रहा है, न सांडों को हटा पा रहा है, न कुत्तों को कम कर पा रहा है। इसमें गाय और सांड से उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ये हिंसक आम तौर पर नहीं है। सांड तो मैं देखता हूँ इतने बूढ़े होते चल रहे हैं कि वो चल फिर भी मुश्किल से पा रहे हैं। लेकिन जो सवर्ण बस्तियां हैं, जो हिंदू बस्तियां हैं, जो संपन्न बस्तियां हैं, वहां पर गाय को, सांड को रोटी देना शिव जी का वाहन माना जाता है। सांड को, गाय को तो गौ माता माना ही जाता है। इनको रोटी देने के लिए लोग दूर दूर से स्कूटरों पे आते हैं मेरी कॉलोनी में, क्योंकि उनको मालूम है अगर लाल गाय को खिलाना है तो भी यहाँ मौजूद है, काली गाय को खिलाना है तो भी मौजूद है। सांड के जितने तरह के रंग हो सकते हैं, हर रंग के सांड वहाँ मौजूद हैं। तो लोग आते हैं, स्कूटर रोकते हैं, निकालते हैं रोटी, उसको खिलाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलते हुए डर लगने लगता है कि कब कोई सींग मार दे, कब कोई दौड़ा दे, डर लगता है थोड़ा सा। लेकिन ये गाय और सांड को लेकर है। कुत्तों की बात करें तो भयानक नौबत है। भयानक नौबत ऐसे है कि मैं साइकिल पे निकलता हूँ, हाफ पैंट पहने रहता हूँ, पैर खुले रहते हैं, अचानक दौड़ाने लगते हैं, भौंकते हुए झपट पड़ते हैं। मैंने सुना है कस्तूरी बल्लाल जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जिनको हमने यहाँ इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि कुत्तों का तजुर्बा खराब रहता है। कभी किसी गाड़ी ने कुचलने की कोशिश की है, कुछ है, तो उस गाड़ी को देखकर वो दौड़ते हैं। मेरे साथ दिक्कत ये है कि साइकिल से कोई कुत्ता कितना कुचल गया होगा, जो मेरे पीछे कई कुत्ते दौड़ पड़ते हैं और हड़बड़ा के मुझको साइकिल रोकनी पड़ती है, किसी तरह से अपने को बचाता हूँ। रुकते देख के फिर वो अपने काम से लग जाते हैं। वो देखते हैं अगली रोटी लेके कौन आ रहे हैं, डबल रोटी लेके कौन आ रहे हैं। और एक ब्रांड है जिसका बिस्किट खाते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, पॉपुलर ब्रांड है, मैं ब्रांड प्रमोट करना नहीं चाहता, उसके बड़े बड़े पैकेट लेके आते हैं लोग अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक। और जो मेरे कॉलोनी का मैदान है, उस मैदान के गेट पर खड़े रहकर, वहाँ सीमेंट का बना हुआ है, पुलिया वगैरह बनी हुई है, वहाँ उनको खड़े रह के बिस्किट खिलाते हैं। कुछ लोग अपने कुत्ते घुमाने लाते हैं तो उनके साथ वो डबल रोटी के पैकेट लेके आते हैं, वो औरों को भी खिलाते हैं। उनके कुत्ते तो घर में खा लेते होंगे, 5-10 और लोगों को भी खिलाते हैं। तो वो ऐसा डेरा बन गया है कि वहाँ पे 10-20 कुत्ते इंतजार करते रहते हैं। हो सकता है अपना घड़ी भी देखते हो कि क्या बात है, आज 8 बज गया, अभी तक आए नहीं हो, डबल रोटी वाला नहीं आया है, क्या हो गया है, या वो बिस्किट लेके आने वाली अभी तक आई नहीं है। एक दूसरे से कुछ भौंक के गुर्रा के पूछते भी होंगे, लेकिन आ जाते हैं लोग, दिख जाते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे घर के खाने में भी होता है, ऐसा होता होगा, लेकिन उनके लिए डबल रोटी बिस्किट खूब थोक में आ जाता है। मैं यूनिवर्सिटी जहाँ घूमने जाता हूँ, वहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, झोले में लेके आते हैं, स्कूटर में लेके आते हैं, वहाँ बिस्किट देते हैं लोगों को, कुत्तों को डबल रोटी देते हैं। हालत मैंने ऐसी देखी है, हैरान हो गया मैं देखकर। 10-10, 20-20 बिस्किट पड़े रहते हैं, कुत्ते छूते भी नहीं। कितने दिन तक एक ही एक चीज़ को खाएंगे? आपको मुझको घर में अगर 12-13 दिन लगातार खिचड़ी खाने मिले तो हमारा भी मन उब जाए। 12-13 दिन तो हम इडली डोसा या दाल बाटी भी ना खा सकें लगातार, वो कुत्ते कब तक बिस्किट खाएंगे? तो जाते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं, स्कूटर में आते हैं, कार में आते हैं घूमने के लिए। दूसरी कॉलोनी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, वहां जाके खिलाते हैं। अब वो कुत्ते जो वहां पल रहे हैं झुंड, वहां के रिहायशी कॉलोनी में जो बच्चे खेल रहे हैं बाहर, उनके ऊपर खतरा होता है कि नहीं होता है मुझको उतना नहीं मालूम है। मैं किसी प्राणी को खिलाने के खिलाफ भी नहीं हूं, आप खिलाओ, जरूर खिलाओ, लेकिन हल क्या है? आपके खिलाने से जो बढ़ते चल रही है आबादी, और म्यूनिसिपल की नसबंदी की क्षमता बड़ी ही सीमित है। अभी वो इमरजेंसी वाले संजय गांधी वाला हाल नहीं है, और संजय गांधी ने भी दूसरे प्राणियों के लिए नहीं कहा था, केवल इंसानों के लिए कहा था नसबंदी का। बल्कि उनकी पत्नी जो है मेनका गांधी बहुत बड़ी पशु अधिकार आंदोलनकारी हैं, वो तो कई तरह की चीज़ों के खिलाफ रहती हैं वो। तो अब किया क्या जाए? जो कुत्ते पैदा हो रहे हैं यहाँ पर, हर दिन 10-12 लोगों की नसबंदी करते हैं, ऐसा म्यूनिसिपल का दावा है, मैंने एक खबर में पढ़ा आज। आप 10-12 की नसबंदी कर रहे हो, और हर दिन का औसत अगर देखें साल का, तो 100, 200, 400 पैदा हो रहे हैं। बहुत सारे कुचल उचल के मर जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच जाते हैं, और बढ़ते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। क्या होगा आखिर में? जिस बच्चे को कुत्तों ने घेर कर काटा, बदन पर, छोटे से 6 साल के बदन पर 100 जख्म हो गए, उनको कैसे समझाएंगे हम कि पशु अधिकार क्या हैं? कैसे समझाएंगे? या मेरे जैसे लोग जिनको दौड़ाते हैं लोग, मैं साइकिल से गिरते गिरते बचता हूं कभी कभी,
दिल में दहशत आ जाती है, क्योंकि मैंने रेबीज से मरने के किस्से सुने हुए हैं। जो कुत्तों के अगर रेबीज अफेक्टेड हैं वो, तो उनके काटने से कैसी बुरी मौत होती है मैंने सुना हुआ है। तो उस मौत में मरना नहीं चाहता हूँ, तो हड़बड़ा जाता हूँ, मैं साइकिल को रोक लेता हूँ। भगा नहीं सकता क्योंकि वो स्कूटर से भी तेज दौड़ जाते हैं वो। तो क्या किया जाए, इसका इलाज क्या है? मेरे पास कोई समाधान नहीं है, सवाल है केवल कि क्या करें। म्यूनिसिपल की क्षमता को हम सीमित माने, असीमित माने, म्यूनिसिपल की प्राथमिकताओं में इसको माने कि न माने, या ये है कि अगले कुछ साल तक जो कुत्तों की पैदाइश है उससे बहुत अधिक संख्या में नसबंदी करनी पड़ेगी, तो जाके उनकी आबादी घटेगी। अभी तो आबादी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रही है कुत्तों की आबादी, और जाहिर है उसमें से कुछ लोग हिंसक हो रहे हैं। मैं लाठी लेकर पैदल नहीं घूमता रात बिरात कॉलोनी में, लेकिन डर लगता है मुझको। कुत्ते जब आसपास आ जाते हैं तो डर लगता है मुझको कि मैं तेज चलूं, रुक जाऊं, क्या करूं, समझ नहीं पड़ता है। इसके बारे में जो पशु अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कस्तूरी बल्लाल जैसे लोग और म्यूनिसिपल, इनको सोच के कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जो भी रास्ता निकले, वो 6 बरस का जो बच्चा है जिसको घेर के कुत्तों के झुंड ने काटा है, किसी तरह जिंदगी बची है। 6 साल की देह पे 100 जख्म आ गए तो कैसे बची होगी जिंदगी, आप अंदाज लगा लीजिए। दहशत में भी गुजर सकता है कोई बच्चा। क्या किया जाए? मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका। जितने लोग कुत्ते के काटने के बाद पहुंच रहे हैं अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के लिए, वो भी भयानक नौबत है। पिछले साल की कोई खबर है कि 2-3 लोगों को हाईकोर्ट ने 10-10 लाख रुपए दिलवाए थे जो कुत्तों के काटने के बाद में मर गए थे। या तो अस्पताल की लापरवाही रही होगी, क्या रहा होगा मुझको नहीं मालूम। मुझको देखने मिल रहा है कि 2023 में 1,20,000 के करीब लोगों को छत्तीसगढ़ में कुत्तों ने काटा। 1,20,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। और मेरा ये मानना है कि जितने कुत्ते हैं उसमें से 2-4% ही काटते होंगे, बाकी तो नहीं काटते हैं। लेकिन किया क्या जाए? आप पशु अधिकार के हिमायती हैं तो भी ठीक है, आप इंसानों के अधिकार के हिमायती हैं तो भी ठीक है। इलाज जो भी है म्यूनिसिपल के पास है, सरकार के पास है। अब तो पूरे प्रदेश में 10 के 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी के मेयर आए हैं जीतकर। तो म्यूनिसिपल में निर्वाचित मेयर, निर्वाचित पार्षद और जो वहाँ के अफसर हैं, इन्हीं को मिल के कोई रास्ता निकालना है। कुल मिलाकर यह है कि नसबंदी के खिलाफ कोई नहीं है, कोई धार्मिक भावना भी ऐसी नहीं है जो कुत्तों की नसबंदी के खिलाफ हो। तो देखना पड़ेगा कि ऐसी नौबत ना आए, कुत्तों की आबादी कम हो। कुत्तों की आबादी बढ़ते चल रही है। लोगों को जानवरों को खिलाने से अपनी धार्मिक भावना की संतुष्टि इतनी अधिक है कि वो खिलाते ही हैं, आके दूर दूर से आते हैं। इतना डबल रोटी, इतना बिस्किट है कि अगर आबादी रातों रात अगर कम हो जाए कुत्तों की, तो इनके कारखाने कुछ एक बंद होने की नौबत आ जाएगी। बड़े महंगे ब्रांड जिसको आज भी मैं खाता हूँ, ऐसे ब्रांड के बिस्किट ला के इतना डाल देते हैं कि वो बिस्किट अगले दिन तक मुझको उसी जगह दिखता है। नहीं खाते हैं कुत्ते, कितना खाएंगे, पेट भर जाता है उनका, और कितना खाएंगे। इतने बिस्किट लोग डाल के जाते हैं। मैं एक दूसरी चीज और देखता हूं, जब तक राजधानी रायपुर का जो मरीन ड्राइव कहलाता है, तेलीबांधा के आसपास का इलाका, मैं वहां घूमने जाता था। और जब से तालाब को बर्बाद करके वहां पे रेस्टोरेंट बड़े बड़े बना दिए गए साजिश करके, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के खिलाफ जाकर तालाब के किनारे रेस्टोरेंट बना दिए गए, तब से मैंने उधर जाना बंद कर दिया। और तो कुछ कर नहीं सकता मैं, सत्ता की ताकत इतनी रहती है कि और कुछ नहीं कर सकता। मैंने जाना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से आज तक मैंने वहां पैर नहीं रखा है। लेकिन जब मैं जाता था उस वक्त देखता था कि आसपास के 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से लोग आते थे और तालाब की मछलियों को डबल रोटी डालते थे।
तोड़ तोड़ के डबल रोटी डालते जाते थे। एक टुकड़ा नीचे जाता था, 100-200 मछलियां झपटती थी। क्या तालाब की मछलियों को सचमुच ही डबल रोटी की जरूरत थी? अभी भी डल रहा होगा, ऐसा नहीं कि बंद हो गया होगा। क्या उतना मैदा वो मछलियां पचा सकती हैं? क्या वो तालाब की काई और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसको खा के बड़ी नहीं होती हैं? क्या जहां आबादी नहीं रहती है इंसानों की, वहां तालाबों में मछलियां नहीं होती हैं? तो अपनी खुद की धार्मिक भावना की संतुष्टि के लिए इंसान जाके मछलियों को क्यों डबल रोटी खिला रहे हैं? रोज रोज डबल रोटी खिला रहे हैं। अघा गई हैं वो खा खा के। मुझको लगता है मछलियों की जिंदगी जितनी भी रहती होगी, इंसानों से बहुत कम रहती होगी, 2 साल 3 साल रहती होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो खा रही हैं डबल रोटी मछलियां, तो बहुत सारा उनके बदन में फर्क आ गया होगा। क्यों इतना खिला रहे हैं डबल रोटी उनको, मछलियों को, अपनी तसल्ली के लिए? चींटी को आटा डालने वाले लोग मिलेंगे जो घूमते रहेंगे, ढूंढते रहते हैं चींटी कहाँ है, वहां उसको आटा डालेंगे। क्या सचमुच चींटी को आटे की जरूरत रहती है, या आप अपने छाती पे जो बोझ है बड़ा सा, अपने जैसे काम है आपके, मैं उसको विशेषण इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लोगों के जैसे काम रहते हैं, उसका एक बोझ रहता है छाती पे। क्या उस बोझ को हटाने के लिए आप कुत्ते को बिस्किट और डबल रोटी? क्या उस बोझ से मुक्त होने के लिए मछली को आटा गूंथ के ले जाते हैं घर से, आटा, डबल रोटी ले जाते हैं, डबल रोटी? क्यों करते हैं ये सब? काम ही ऐसा करो कि ये सब डालने का जरूरत ना पड़े। गाय वगैरह तो ठीक है भाई, गाय के खाने के लिए अब चारा तो कहीं बचा नहीं है, और आबादी के बीच में अगर गाय और सांड रह रहे हैं तो इंसान ही पालेंगे उनको, क्योंकि हाईकोर्ट जो भी कहता रहे, म्युनिसिपल उनको ले जाके कहीं बंद नहीं करता, कहीं भी बंद नहीं करता। मेरी छोटी सी कॉलोनी है, मेरा मानना है उसके भीतर सैकड़ों की संख्या में गाय और सांड पड़े रहते हैं सड़कों पे। आप अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर पेड़ लगा है तो उसकी छाया में चांद जानवर बैठे रहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, 55 के, कॉलोनी में रहते हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं घर दूसरी कॉलोनी में, क्योंकि उनके घर के आसपास इतने भक्तजन हैं, इतनी धार्मिक भावना से परिपूर्ण इलाका है पूरा, कि वो लोग आके इनके घर के आसपास गाय को, सांड को, कुत्ते को खिलाते रहते हैं, और जानवर इनके घर के आसपास डेरा डालकर बैठे रहते हैं। तो वो घर छोड़ के जा रहे हैं दूसरे इलाके में, जहां ऐसा गाय और सांड के साथ सह अस्तित्व से न रहना पड़े, मजबूरी में, इंसान की मजबूरी में। सोच के देखिएगा क्या किया जाए इन जानवरों का। हाईकोर्ट तो बहुत तरह की बात कहते रहता है। हाईकोर्ट की हालत जो है, जैसे घर में कोई रिटायर्ड बूढ़े रहते हैं ना, नौकरी नहीं रह गई है, कुछ नहीं है, अब घर में बैठे बड़बड़ाते रहते हैं, हिलडुल नहीं पाते, आते जाते किसी कुछ कहते, लाइट बंद कर ले, वो पानी बह रहा है उसको ठीक कर, ताला लगा के जाना, इस तरह का बड़बड़ाता है हाईकोर्ट। ऐसा कई लोगों को लगता है, उसकी बात को सुनते कोई नहीं है। हाईकोर्ट कुत्तों के ऊपर बोलते रहता है, हाईवे पर सांड और गाय के बारे में बोलते रहता है, भैंसों के बारे में बोलते रहता है, सब चीज़ों के बारे में बोलता है हाईकोर्ट, उसकी बात को सुनता नहीं है कोई भी। अब वो परिवार का ऐसा बुजुर्ग हो गया है जिसको बड़बड़ाने की आदत है, ऐसा मान लिया है। तो म्युनिसिपल, जिला प्रशासन, पुलिस, इसमें से कोई ऐसा ठोस इंतजाम इन्होंने नहीं किया है कि जहां जानवरों को ले जाके रखें। ऐसे में इंसानों के ऊपर कैसे खतरे हैं ये अभी दिख रहा है। राजधानी में 6 साल के बच्चे का जो हाल किया गया है, मुझको आपको सोचना चाहिए, हमारे घर के किसी उतने छोटे बच्चे का ऐसा हाल होता तो हमको क्या लगता, क्या करते हम? अगर ताकतवर लोगों के घर में किसी बच्चे का ऐसा हाल होता तो वो ताकत से क्या नहीं करते, एक अलग से कोई हॉस्टल बना देते, अलग से कोई कांजी हाउस बनवा देते, एक अलग से कुछ कर लेते। खराब नौबत है ये।
अगर नसबंदी नहीं कर सकते तो उनको हटा के किसी जगह बंद करें। नर कुत्तों को अलग रख दें, कुतिया को अलग रख दें। मीडिया का हाल यह है, समाज का हाल यह है कि कुत्ता को कुत्ता लिखने में हिचकते हैं लोग। कोई श्वान लिखता है, कोई डॉग लिखता है, कोई कुछ लिखता है। कुत्ता और कुतिया लिखने में क्या है? आपके जो भाषा शास्त्री हैं उन्होंने कुत्ते और कुतिया को लेके तरह तरह की गालियां और कहावत मुहावरे ईजाद किए हैं, इसलिए आपको कुत्ता और कुतिया बोलने में शर्म आती है। आप बकरा और बकरी बोलने में नहीं शर्माते, मुर्गा और मुर्गी बोलने में नहीं शर्माते, सांप को आप किसी और नाम से रेंगने वाला प्राणी नहीं कहते, कुत्ता और कुतिया को लेके कहते हैं। खैर, मैं बात यहीं खत्म करता हूं। अब नए नए पार्षद चुन के आए हैं पूरे प्रदेश में, शहरों में और गांव कस्बों में। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य ये चुनकर आए हैं। आएंगे आपके इलाके में, अभी सब लोग जीत जीत के आएंगे। जो जीत चुके हैं वो भी आएंगे। इधर राजधानी वाले तो अभी कुंभ गए हुए थे, बीजेपी के तमाम पार्षद वहां से गंगा जल लेके आने वाले हैं और म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को धोएंगे गंगा जल से। क्यों धोएंगे आप पूछिएगा उनसे, आपके मोहल्ले में जब आएंगे तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये जानवरों का क्या करोगे, ये बतलाओ जरा। अगर ये गाय और सांड इतने पसंद हैं तो पार्षद जी अपने घर पे ही ले जाके बाहर इनको रख लो बांध के, हम लोग वहीं रोटी डालने आ जाएंगे। पूछिएगा जरा क्या किया जा सकता है। मेरे पास कोई समाधान नहीं है, मेरे पास समस्या है जो आपके सामने रखी है मैंने। जो दलदल सिवनी राजधानी के एक बस्ती में जो 6 साल के बच्चे के साथ हुआ है, वो मेरे आपके घर के किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। कैसे ऐसी नौबत को आने से रोका जाए, इसका समाधान ढूंढिए, इसके पहले कि अगला कोई बच्चा ऐसा शिकार हो, किसी के भी घर का हो। सोच के देखिएगा, पूछ के देखिएगा। आपके यहाँ पार्षद जब आएंगे या पंच सरपंच आएंगे, पूछ के देखिएगा कि जो तुम्हारी नसबंदी की रफ्तार है उससे 100 गुना रफ्तार से कुत्ते बढ़ रहे हैं, क्या कर लोगे? इसको पूछ के देखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी एक सलाह, अगर आपको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू की आदत है तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। जितना आपको इन चीज़ों को चबाने, पीने, धुआं उड़ाने में मज़ा आता है, उतना ही मज़ा कैंसर को, तंबाकू के शौकीन को चबाने में उतना ही मज़ा आता है। कैंसर को खूब चबा चबा के मारता है कैंसर। आप किसी भी कैंसर अस्पताल के ओपीडी में जाके देखिएगा, मुंह के, गले के, फेफड़े के कैंसर मरीज जो हैं उनकी क्या दुर्गति होती है देखिएगा, कैसे मरते हैं वो घिसट घिसट के देखिएगा। छोड़ दीजिए तंबाकू को, अपने आसपास के लोगों से प्यार कीजिए, तंबाकू से मोहब्बत मत कीजिए। फिर मिलेंगे।